हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उससे आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जिस लेखक जिस ओर जा रहे थे उनका छोटा भाई भी मृग शावक की तरह उनके पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते में कुआं आया तो दोनों ने उस कुएं में जाकर पत्थर फेंककर सांप की फुफकार सुनने का सोचा और दोनों उस कुएं की तरफ चल दिए थे। इससे आगे है, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछालकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। लेखक ने क्या किया, अपने सिर पर टोपी रखी थी, टोपी के अंदर चिट्ठियां रखी थी, परंतु उनको वो चीज़ ध्यान में नहीं रही और उन्होंने क्या किया, एक हाथ से तो पत्थर का ढेला उठाया नीचे से और दूसरे हाथ से टोपी को पकड़ते हुए ढेला कुएं के अंदर सांप के ऊपर फेंकना चाहा और उस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर ढेला फेंक दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। लेखक ने उस समय वो सोचा, उस पर उनके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी थी, क्योंकि सांप की फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। लेखक को ये पता नहीं चल रहा था कि शायद मैंने ढेला फेंका तो वो सांप को लगा होगा या सांप ने फुफकार ही भी मारी होगी। इन सब चीज़ों से उसको पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। उनको ये कुछ नहीं दिख रहा है कि सांप ने फुफकार मारी कि नहीं मारी, पत्थर लगा के नहीं लगा, परंतु जैसे ही उन्होंने टोपी पकड़ी, टोपी के नीचे से तीनों चिट्ठियाँ निकली और कुएं के अंदर गोल गोल घूमती हुई चक्कर काटती हुई जा रही थी। बस उनको वह चिट्ठियां ही दिख रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती हो। उनको अकस्मात मतलब अचानक ऐसा लगा कि जिस प्रकार से एक हिरण का बच्चा आराम से घास चर रहा है और अचानक से किसी ने उसको गोली मारी, उस गोली के आहत से मतलब उसके घात से उसके प्राण निकल गए हो, इस प्रकार से मुझे उस समय लगा। ऐसा लेखक अपने स्मरण के आधार पर बता रहे हैं। और वह तड़पता रह जाता है। उसी भांति में चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण को गोली चरते हुए, हिरण का आराम से चल रहा है मौज मस्ती में, और उसको गोली लग जाती है और अचानक से उसके प्राण निकलने के लिए तड़पने लगते हैं, उसी प्रकार से मैं चिट्ठियाँ टोपी से गिरने के बाद तड़पने लगा था। मेरे प्राण जैसे ही निकल गए हो। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। जिस प्रकार से एक घायल शेर नीचे बैठा है और एक शिकारी पेड़ पर चढ़ता है, परंतु घायल शेर भी एक बार झपटा मारता है, उसी प्रकार से मैंने चिट्ठियां पकड़ने के लिए भी झपटा तो मारा ही है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उसको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झपटे के कारण कुएं में गिर गया होता। आंखें डबडबाकर मतलब टिमटिमाना, आंखों को टिमटिमाकर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और वेग से रोने का उफान आता था। अब लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से मेरी आंखें डबडबा रही थी, उस प्रकार जिस प्रकार से किसी तपेली के अंदर हम पानी या कुछ वस्तु चीज़ें रखते हैं और उफान आता है तो उसके ऊपर लगे हुआ ढक्कन क्या करता है, डब 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 करके बाहर पानी को फेंकने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से लेखक को अपने बड़े भाई की डांट और मार का डर था, भय सता रहा था। इस कारण उनके आंखों से रोने का उफान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पल माँ की गोद की याद आती है। उस समय उनको क्या हुआ कि पलकों को ढकने की भीतर भाव को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। जिस प्रकार से ढक्कन उस पानी को बाहर निकलने से रोकने का प्रयत्न करता है, परंतु अंततः वो उसे रोक नहीं पाता।
उसी प्रकार से मेरी जो आंखों की पलकें हैं वह भी क्या कर रही हैं, मेरे आंसुओं को बाहर निकलने से रोक रही है। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। उस समय उनको अपनी माँ की याद आ रही थी और बोल रहे थे कि माँ आ जाए और वो मुझे गले से लगाकर बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, चिट्ठियाँ तो फिर लिखी जाती है। माँ होती ही ऐसी है, अपने बच्चों की हर एक गलती को माफ़ करके उनको गले से लगा लेती हैं। उसके साथ ही घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुलाई होती। अब वो बोल रहे हैं कि अब मैं घर भी जाऊंगा तो क्या होगा, घर जाकर कह दिया कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई है या चिट्ठियाँ डाल दी है तो यह भी गलत होगा, क्योंकि झूठ बोलना गलत है। उस समय बैठे में झूठ बोलना जानता ही नहीं था। अब वो बच्चा छोटे थे, लेखक झूठ बोलना नहीं जानते थे, परंतु उन्होंने सच का साथ भी दे तो क्या, रुई की धुलाई, जिस तरीके से रजाई के अंदर रुई भरी जाती है उसको उससे पहले उसको बहुत ही उसकी कुटाई की जाती है, उसी प्रकार से उनको घर जाकर अपने बड़े भाई की हाथ से पिटाई खाने का डर भी सता रहा था। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता है। अब मार के ख्याल से उनका शरीर तक नहीं मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियां के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ में दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अब लेखक को सोच विचार में पड़े हुए थे, बहुत ही सिसक रहे थे कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी धुलाई होगी, मेरी बहुत ही पिटाई होगी, और न झूठ बोला तो क्या होगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों का जो बोझ मुझे दिया गया था, जिस जिम्मेदारी से मेरे बड़े भाई ने मुझे भेजा था, उस जिम्मेदारी से मैं मुकर रहा हूँ। यह बहुत गलत बात होती है, और अगर मैंने सच बोला तो मेरी बहुत ही कुटाई होगी, मुझे बहुत ही पीटा जाएगा। इन दोनों बातों को सोचकर बस वो सिसकते जा रहे थे, बैठकर विचार कर रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए थे। वहीं कुएं के किनारे वह सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, और इस विचार को करते करते उनको क्या 15 मिनट हो चुके थे कि मैं घर जाकर सच बोलूं कि घर जाकर झूठ बोलूं। भैया को अगर सच बोला तो भाई पिटाई करेगा, और झूठ बोला तो मैं अपने अपने आप को क्या बताऊंगा, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को मैंने पूरा नहीं किया था। देर हो रही थी। उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था मतलब दिन अस्त होने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा आ रहा था। सुबह से शाम और दोपहर के बाद दिन ढलने लगता है। वहीं भाग जाने की को तबीयत करती थी। वहीं सोच रहे थे कि अब तो भाग जाऊं, कुछ नहीं करूं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। उनको क्या हो रहा था कि एक तो पिटने का भय था, दूसरी उनकी जिम्मेदारी जो उनको सौंपी गई थी। उन दोनों बातों से सोचकर उनके ऊपर दो धारों वाली तलवार, दोनों तरफ धार, एक इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई, यह विचार कर कर वह सोच ही रहे थे। और इसी प्रकार से सोचते सोचते उनके पास 15 मिनट उन्होंने बिता दिए थे। इससे आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।